नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 25 वाला क्वेश्चन आप देखें क्या लिखा है। नॉट ओनली दीज ओल्ड पेंटिंग्स आर ब्यूटिफुल बट ऑल्सो प्रेशियस एज दे आर कलेक्टेड फ्रॉम एन एंशियंट पैलेस। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है कि नॉट ओनली दीज ओल्ड पेंटिंग, कि ना मात्र या ना सिर्फ ये जो पुरानी पेंटिंग्स हैं ये सुंदर है, बल्कि, है ना, बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि ये बहुत ज्यादा कीमती है, प्रीशियस है। ठीक है, क्यों? चूंकि ये सारी की सारी पेंटिंग्स जो है इनको कलेक्ट किया गया कहां से? इनको कलेक्ट किया गया एक बहुत ही प्राचीन एंशियंट पैलेस से। ठीक है, एक महल से कलेक्ट किया गया। अब देखो शुरुआत हमारी दोस्तों हो रही है किससे? नॉट ओनली और बट ऑल्सो। इसका एक रूल है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है, बट ऑल्सो इन दोनों का क्या है दोस्तों? पेयर है ना, ये पेयरिंग में आते हैं हमेशा। कई जगह कुछ सेंटेंसेस में आप देखना कि नॉट ओनली के बदले जो है क्या लग जाता है? केवल नहीं, बट ऑल्सो के बदले केवल बट भी आता है। ठीक है, तो भी ये सही रहेगा। ठीक है, केवल मात्र बट आता है, ऑल्सो नहीं आता है, उस कंडीशन में भी जो है ये हमारा राइट रहेगा। दोनों तरीके से आ सकता है, नॉट ओनली भी हो सकता है, बट ऑल्सो भी हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट रूल बताता हूं दोस्तों। देखो याद रखना, देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो, जैसे सपोज यहां पर नॉट ओनली और उसके बाद कुछ वर्ड आता है, ठीक है, डैश 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 आता है, और आगे चल के बट ऑल्सो और उसके बाद एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देना जरा। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड आता है। दोस्तों एक चीज याद रखना, जो भी वर्ड यहां पर आएगा, जो भी वर्ड आएगा उसका जो भी पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड यहां पर आना है। क्या मतलब है इसका? देखो POS मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होने वाला है? सेम, दोनों जगह जो है क्या आने वाले हैं दोस्तों? सेम पार्ट ऑफ स्पीच आने वाला है। मतलब यहां पर जो POS आने वाला है, यहां पर भी वही POS आने वाला है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दोस्तों कि अगर बट ऑल्सो के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना, देखना किसको है? नॉट ओनली के बाद क्या आ रहा है वो नहीं देखना है। ठीक है ना, नॉट ओनली के बाद क्या है वो नहीं देखना है, बट ऑल्सो के बाद क्या आ रहा है? मान लेते हैं बट ऑल्सो के बाद नाउन आ रहा है, तो नॉट ओनली के बाद भी आपको क्या लगाना है दोस्तों? नाउन लगाना है। यदि बट ऑल्सो के बाद कोई एडजेक्टिव आता है तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर भी एडजेक्टिव आ जाएगा। यदि कोई वर्ब आता है तो इधर वर्ब आ जाएगा। यदि प्रीपोजिशन आता है, ठीक है ना, क्या आता है? यदि कोई प्रीपोजिशन आता है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए? यहां पर भी कोई प्रीपोजिशन आना चाहिए। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड यहां पर आ रहा है बट ऑल्सो के बाद में, एग्जैक्टली उसी का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि सेम नाउन आना चाहिए, लेकिन कोई भी नाउन आना चाहिए, चाहे वो दूसरा कोई वर्ड हो। ठीक है, क्लियर हो रही बात? हम क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, देखो यहां पर क्या लिखा है? नॉट ओनली दीज ओल्ड पेंटिंग्स आर ब्यूटीफुल, कि ना सिर्फ या ना केवल ये जो पुरानी पेंटिंग्स है ये बहुत ही सुंदर है, बट ऑल्सो, लेकिन, है ना, इसका हिंदी होता है लेकिन, और इसका हिंदी होता है ना सिर्फ, ना सिर्फ। तो ना सिर्फ ये जो पुरानी पेंटिंग्स हैं ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती भी है। अब बट ऑल्सो के बाद क्या आया दोस्तों? प्रीशियस आया। ध्यान देना, अब प्रीशियस क्या है? प्रीशियस है दोस्तों एक किसी की क्वालिटी बताई जा रही है। किसकी क्वालिटी? पेंटिंग्स की। तो प्रीशियस ये एडजेक्टिव है। प्रीशियस क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। मैंने क्या बताया कि जो बट ऑल्सो के बाद आने वाला है पार्ट ऑफ स्पीच, उसी पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड जो है नॉट ओनली के बाद आएगा। अब बट ऑल्सो के बाद क्या आया? एडजेक्टिव आया, प्रीशियस आया। इसका मतलब है कि नॉट ओनली के बाद में, जस्ट बाद में क्या आना चाहिए? कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। अब मुझे बताओ कि एडजेक्टिव कहां है? नॉट ओनली। ठीक है, अब इसके बाद हमको एडजेक्टिव ढूंढना है। देखो ये दीज ओल्ड पेंटिंग्स, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा क्या है आपका? एक नाउन है। ठीक है, नाउन आ रहा है। इसके बाद आर ब्यूटीफुल,
आर और उसके बाद ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल जो है ये यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है। अब करना क्या है वो मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब आपको इस ब्यूटीफुल को उठा के नॉट ओनली के बाद नहीं लाना है कि नॉट ओनली ब्यूटीफुल दीज पेंटिंग्स आर, इस तरीके से नहीं करना है। करना क्या है कि ये नॉट ओनली को उस जगह रखना है जहां पर हमारा, उस जगह के पहले रखना है जहां पर हमारा एडजेक्टिव है। मतलब ये नॉट ओनली की जो प्लेसमेंट है वो यहां नहीं होने वाली है, वो कहां हो जाएगी दोस्तों, यहां पर। तो ये यहां क्या हो जाएगा, नॉट ओनली। नॉट ओनली की जो राइट प्लेसमेंट है वो यहां पर है, ठीक है ना। अब आप कैसे पढ़ेंगे, तो यहां इसकी प्लेसमेंट गलत है। हम जो है शुरुआत करेंगे ऐसे कि दीज ओल्ड पेंटिंग्स आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो प्रीशियस, ये हमारा सही फॉर्मेशन है। अब आप में से लोग बोलोगे, बहुत सारे बच्चे बोलोगे कि सर एरर किस में है, ए वाला एरर मानेंगे या बी वाला एरर मानेंगे। तो देखो वर्ड जो है गलत प्लेस्ड कहां पर है भाई, गलत प्लेस्ड कहां पर है वर्ड, यहां पर है ना। यहां तो कोई नया वर्ड ऐड होने वाला है, ठीक है, तो वो हम ऐड करेंगे, लेकिन वर्ड की प्लेसमेंट कहां पर है और जो कि गलत है। इसका मतलब एरर हमारा ए के अंदर है, ठीक है, बी में एरर नहीं होगा। बी में तो हम लोग उसको लेकर जा रहे हैं, बट एग्जैक्टली जो रॉन्ग प्लेसमेंट है इस वर्ड का वो कहां पर है, ए में है ना। तो ए हमारा जो है एरर का क्वेश्चन है। क्लियर हो रहा है दोस्तों। देखो वापस से देखते हैं कि नॉट ओनली के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए जो बट ऑल्सो के बाद है, और देखना किससे है, कंपेयर किससे करना है, बट ऑल्सो से। कभी भी नॉट ओनली से कंपेयर नहीं करना है। नॉट ओनली के बाद नाउन है तो यहां पर नाउन नहीं ढूंढना है, बट ऑल्सो के बाद कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है उस हिसाब से जो है नॉट ओनली की प्लेसमेंट हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद प्रीशियस है तो नॉट ओनली वहां चले जाएगा जहां पर कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी प्लेसमेंट यहां नहीं। दीज ओल्ड पेंटिंग्स आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो प्रीशियस, ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है। एक तो हमने ये पता कर लिया नॉट ओनली और बट ऑल्सो के रूल के हिसाब से। आगे देखते हैं कोई एरर है क्या। तो दीज ओल्ड पेंटिंग्स आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो प्रीशियस। अब क्यों, ये रीजन बताया जा रहा है एज, क्योंकि दे आर, देखो दे आर कलेक्टेड, ये आपका उनको कलेक्ट किया गया है ना, पैसिव वॉइस का है ये सेंटेंस। दे आर कलेक्टेड फ्रॉम, कहां से कलेक्ट किया गया, एन एंशिएंट पैलेस से कलेक्ट किया गया। मतलब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई एरर नहीं, ये सही है, ठीक। तो ये सिंगल एरर का क्वेश्चन है दोस्तों, ए वाले पॉइंट में आपका एरर है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने 26 वाला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पर। देखो इन 2014 ग्रुप SFFA, ठीक है, ये ग्रुप का नाम है, क्या नाम है इसका, SFFA was founded by a conservative activist। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया, was founded by a कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट जिनका नाम क्या था, एडवर्ड ब्लूम इनका नाम था। एलिज्ड, इन्होंने एलिगेशंस लगाए, इन्होंने एलिग लगाए, क्या लगाए, दैट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिस्क्रिमिनेट्स विथ एशियन एप्लीकेंट्स इन द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस। ठीक, क्या बोलना हो रहा है यहाँ पर, देखो ये जो हिस्ट्री का कोई एक इवेंट, हिस्ट्री की कोई एक बात है, उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि 2014 में क्या हुआ था कि एक ग्रुप, ठीक है, जिसका नाम क्या है SFFA, इसका कोई फुल फॉर्म है, ठीक है, वॉज फाउंडेड, जो कि फाउंड की गई, ठीक है, जो कि फाउंड की गई किसके द्वारा, बाय अ कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट, एक कंजर्वेटिव एक एक्टिविस्ट काफी एक एक्टिविस्ट रहे जिनका नाम था एडवर्ड ब्लूम। इन्होंने एक एलिगेशंस लगाए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, जो विश्व की सबसे बड़ी और सबसे ग्रेट महानतम यूनिवर्सिटी मानी जाती है, सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है पढ़ाई के मामलों में, वो क्या करती है, वो डिस्क्रिमिनेट्स करती है विथ एशियन एप्लीकेंट, ऐसे एप्लीकेंट्स
जो एशिया से बिलोंग करते हैं उनके साथ जो है भेदभाव होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। कहाँ? इन द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस। जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस वो लोग लेने जाते हैं उसके अंदर उनके साथ जो है क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका मीनिंग दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज इसको समझते हैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट। देखो यहां पर शुरुआत हो रही है टाइम फ्रेज से। ठीक है, टाइम फ्रेज दिया हुआ है, कब की बात है? 2014 की। इसका मतलब ये पूरा जो है एक पास्ट टेंस में चल रहा है। 2014 की कोई घटना है ना, पास्ट टेंस में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो एक ग्रुप है जिसका नाम है SSA वॉज फाउंडेड। तो ये जो ग्रुप है वो फाउंड किया गया, वॉज फाउंडेड, वो फाउंड हुआ, ध्यान देना, वो फाउंड हुआ बाय अ कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट के द्वारा। किसके द्वारा फाउंड हुआ? एक कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट के द्वारा फाउंड हुआ। अब इसका जब हम हिंदी करेंगे, इन 2014 एक ग्रुप है जिसका नाम क्या है? ग्रुप है ना, वॉज फाउंडेड। एक ग्रुप वो फाउंड हुआ, किसके द्वारा फाउंड हुआ? एक कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट एडवर्ड ब्लूम के द्वारा फाउंड हुआ। और उन्होंने इस चीज का क्या लगाया? एलिगेशन लगाया, एलिग्ड लगाया। ठीक है, तो देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म दोस्तों, यहां पर देखो यहां से लेकर यहां तक ये ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है? एक ग्रुप है। और वॉज फाउंडेड बाय अ वो किसके द्वारा फाउंड किया गया? एक कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट एडवर्ड ब्लूम के द्वारा फाउंड किया गया। लेकिन यहां पर दोस्तों, यहां पर आप देखो कि एक ये जो वॉज फाउंडेड है इसके लिए एक सब्जेक्ट ये मिसिंग है। मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि यहां पर क्या लगना चाहिए? विच। आप देखो यहां पर लगना चाहिए विच वॉज फाउंडेड बाय अ कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट। मीनिंग वाइज ये सही हो जाएगा कि 2014 में अ ग्रुप जिसका नाम SFF है जो कि फाउंड किया गया, विच वॉज फाउंडेड जो कि फाउंड किया गया, किसके द्वारा फाउंड किया गया? देखो बाय लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सॉरी, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है ना, जो कि फाउंड किया गया, विच वॉज फाउंडेड। अब ठीक हो जाएगा, बाय किसके द्वारा? कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट जिनका नाम क्या था? एडवर्ड ब्लूम नाम था। उन्होंने एलिगेशन लगाया। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि, क्या एलिगेशन लगाया? कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी डिस्क्रिमिनेट्स। देखो दोस्तों यहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ वर्ब कैसा आना है? सिंगुलर वर्ब आने वाला है। और डिस्क्रिमिनेट्स इसका मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो उन्होंने क्या एलिगेशन लगाए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो क्या करती है? भेदभाव करती है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो क्या करती है? भेदभाव करती है विथ एशियन एप्लीकेंट्स। एशियन एप्लीकेंट्स के साथ वो क्या करती है? भेदभाव करती है इन द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। अब यहाँ एडमिशन प्रोसेस, अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई एरर नहीं है। मैं एक चीज बताऊं दोस्तों, ये जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट जो वर्ड है दोस्तों, इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है जो कि क्या है? अमंग। क्या है? अमंगस्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अमंग आ सकता है, या फिर अमंगस्ट यहाँ पर जो है सही वर्ड आ जाएगा। अमंगस्ट क्यों अमंगस्ट यूज किया? क्योंकि विथ यहाँ पर नहीं आने वाला है, उसके बदले क्या आने वाला है दोस्तों? अमंगस्ट हम लोग जो है वो हम लगाने वाले हैं अमंगस्ट एशियन एप्लीकेंट्स की। ये जो एशिया के जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं, जो लोग वहाँ पर एप्लीकेशन देते हैं, अप्लाई करते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, उन लोगों के साथ, उन लोगों के बीच जो है इस तरह का क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ये यहाँ पर सेंस आ रहा है, आपको बस ये याद रखना है, डिस्क्रिमिनेट के साथ जो है अमंग या फिर अमंगस्ट, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। और ये जो है ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है ना। डिस्क्रिमिनेट के बाद जो है फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, यही आने वाला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, इन 2014 अ ग्रुप ऑफ SFFA
विच वॉज फाउंडेड, जो कि फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, जो कि फाउंड किया गया था एक कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट एडवर्ड ब्लूम के द्वारा फाउंड किया गया था। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है डिस्क्रिमिनेट्स करती है अमंग एशियन एप्लीकेट्स, उनके बीच जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करती है, उनके साथ नहीं होगा, ठीक है, उनके बीच करती है इन द अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का एरर हमारे पास आया, एक रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब का एरर आया। ठीक, एरर हमारे दो पार्ट में है, एक तो ए वाला, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ए, और दूसरा जो है सी वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 27 वाला क्वेश्चन आपके सामने देखो पहले पढ़ते हैं लास्ट तक क्या लिखा है इसमें। द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स इज नाउ comprises more than 80 universal and regional conventions which have binding force on state parties। क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है? देखो इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो इंटरनेशनल लॉ है किसके ऊपर, ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर, क्या उनके उसके जो लॉज है इज नाउ कंप्राइजेस मोर देन 80 यूनिवर्सल। उनके अंदर क्या क्या है, देखो कंप्राइजेस का मतलब होता है कंसिस्ट, ठीक है, क्या होता है कंप्राइजेस का मतलब, कंसिस्ट होता है या फिर कंटेन्स होता है। ठीक है, कि उनके अंदर जो है कितने सारे क्या 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 कंसिस्ट है उनके अंदर, मोर देन 80 यूनिवर्सल और रीजनल कन्वेंशंस हैं, 80 से ज्यादा यूनिवर्सल और रीजनल कन्वेंशंस हैं, विच हैव, जिनके पास क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है स्टेट पार्टीज के ऊपर, एक तरह से कंट्रोल करने वाला, एक कंट्रोलिंग पावर है। बाइंडिंग फोर्स का मतलब होता है, आप बोल सकते हो कंट्रोलिंग पावर, ठीक है ना, क्या है, कंट्रोलिंग पावर है उनके पास स्टेट पार्टीज के ऊपर। ठीक, ये हो गया मीनिंग। अब इसका थोड़ा सा हम लोग समझते हैं स्टार्टिंग से। देखो द इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही है दोस्तों, लॉ की बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, लॉ हमारा सब्जेक्ट है, और हमको समझना होगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। ये दोस्तों इंटरनेशनल लॉ ऑन ऑफ ह्यूमन राइट, ये हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके बाद कैसा आया, ऑफ प्रीपोजिशन आया। दोस्तों एक रूल मैं आपको बताता हूं, देखो रूल है नाउन 1 प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन 2, है ना। इस तरीके से अगर आपका कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसमें फर्स्ट नाउन 1 है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, और 90% जो प्रीपोजिशन होता है वो कौन सा प्रीपोजिशन है दोस्तों, ऑफ का प्रीपोजिशन आता है। जनरली सेंटेंस में, एरर के क्वेश्चंस में जो प्रीपोजिशन आता है इस तरह के स्ट्रक्चर में, वो ऑफ का प्रीपोजिशन आता है। अब देखो नाउन 1, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन 2, और जनरली क्या होता है दोस्तों, जनरल सेंस में मैं बता रहा हूं, ज्यादातर मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट वाला आपका जो नाउन होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है, और सेकंड वाला या थर्ड वाला जो भी नाउन है वो प्लूरल आता है। ठीक, और उसके बाद जो वर्ब आएगा, ध्यान देना, जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो आने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन 1। ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये बात जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। और क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि ये प्लूरल वर्ब दिया होता है, और जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। देखो इंटरनेशनल लॉ, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये किसका, ह्यूमन राइट्स। ये देखो यहाँ पर ये है दोस्तों नाउन 1, और ये ऑफ प्रीपोजिशन, ये है नाउन 2 जो कि प्लूरल है। नाउन 2 क्या है दोस्तों, प्लूरल है। बट हमको चेक करना है कि ये जो आपका इज लिखा हुआ है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये किसके हिसाब से है, ये है नाउन 1 के हिसाब से जो कि सिंगुलर है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये सही लग रहा है। ठीक है ना, इस रूल के हिसाब से अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमको ये यहां पर सही लग रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स इज नाउ कंप्राइजेस मोर देन 80 यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशन की। अब इसके अंदर क्या है, इसमें कंप्राइज्ड है, इसके अंदर प्लेस्ड है क्या, 80 से ज्यादा यूनिवर्सल और रीजनल कन्वेंशंस। अब
ये देखो कंप्राइजेस यहां पर, इसका हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसका स्टडी कर लेते हैं। ये जो वर्ड है, ध्यान देना दोस्तों, कंप्राइज जो वर्ड है, अब इसके साथ जो है ऑफ प्रीपोजिशन, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन नहीं भी आता है, ध्यान देना, और इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता भी है। अब सर आप बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रहे हो, और ऑफ प्रीपोजिशन नहीं भी आता है और आता भी है, तो बिल्कुल दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन नहीं भी आता है, ठीक है, और ऑफ प्रीपोजिशन आता भी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब जो है हमारे सेंटेंस में ऑफ के कंप्राइज जो लिखा है उसके साथ ऑफ का प्रीपोजिशन नहीं आता है। कंप्राइज के साथ दोस्तों ऑफ का प्रीपोजिशन तब नहीं आता जब हमारा सेंटेंस किसमें है, हमारा सेंटेंस जो है दोस्तों एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? एक्टिव वॉइस में। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता करें कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है? तो देखो एक्टिव वॉइस पता करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बताता हूं। देखो क्या है बढ़िया तरीका कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखो, ये बेसिक फॉर्मूला याद रखो, जिसमें ये है वो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है। फिर आप बोलोगे सर कैसे पता करें कि पैसिव वॉइस में कैसे हो? तो इसका एक तरीका है दोस्तों कि पैसिव वॉइस में, ध्यान देना, पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? या इज होगा, या एम होगा, या आर होगा। पास्ट टेंस में वॉज या फिर वर हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा, ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। और ये जो वर्ब है ये आपका यहां पर कौन सा था दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म था। यहां पर फर्स्ट फॉर्म था, ये सीधा सीधा आपका सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगा। V2 या V3 हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है जो भी अदर वर्ड्स दूसरी चीजें हैं वो आने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसके पर्सपेक्टिव से बात करूं, कंप्राइज के हिसाब से बात करूं, तो क्या होगा दोस्तों कि इसके पहले, अगर ये ध्यान देना, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इसके पहले कोई भी इज या एम या आर या वॉस या वर या विल बी या शैल बी, ये सब नहीं आने वाला है। ये सब क्या नहीं होने वाला है? ये सब नहीं आने वाला है। कब? जब मेरा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो। समझ में आ रही बात? ये नहीं आएगा जब सेंटेंस किस में हो? एक्टिव वॉइस में। और अगर दोस्तों ये पैसिव में हुआ तो ये कंप्राइज ऑफ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? कंप्राइज्ड ऑफ। क्या हो जाएगा? कंप्राइज्ड, इसमें ईडी लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें पर्टिकुलर, देखो क्या हो रहा है, आप मुझे ये चीज बताओ कि क्या ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। देखो क्या लिखा है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट की। वहां पर इज लिखा है, ठीक है। अब मैंने कहा इज आया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आया, तो ये आपका पैसिव वॉइस में होना चाहिए, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब आया तो ये किस में होना चाहिए? पैसिव वॉइस में होना चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है तो एक्टिव वॉइस में। तो इस हिसाब से ये क्या लग रहा है यहां पर कि ये इज है, तो यहां पर क्या होगा? ईडी लगना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? ईडी भी आना चाहिए और साथ में ऑफ प्रीपोजिशन भी आना चाहिए। तब हम मानेंगे कि हाँ ये हमारा जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको देखेंगे, यहां लिखा है कंप्राइजेस, और ये कंप्राइजेस जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म है, सिंगुलर वर्ब है ये, ठीक है ना। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। और ये किसके लिए यूज किया गया है? लॉ के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका प्लेसमेंट यहां पर बराबर है ना। गड़बड़ किसके कारण हो रही है? इसके कारण। इसने हमको कंफ्यूज कर दिया कि ये एक्टिव वॉइस में रखे या फिर पैसिव वॉइस में रखे। अब हम क्या कर सकते हैं? एक तरीका ये है कि इसको यहां से कैंसिल कर दो, इसको हटा दो, फिर पढ़ के देखो तो क्या लिखेगा? इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि ये जो लॉ है ह्यूमन राइट्स का, नाउ कंप्राइजेस मोर देन 80 यूनिवर्सल, कि अब इसके अंदर है। बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया।
बहुत सारे आप स्टूडेंट बोलोगे सर इस करके इसको ईडी कर देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो है इसको जो अगर पैसिव में चेंज करना है दोस्तों तो आपको फिर सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस का है ही नहीं ये सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस जो है एक्चुअल में हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका मतलब इस जो है ये हमारा यहाँ पर अनवांटेड है, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। नाउ कंप्राइजेस, ये बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई एरर नहीं, सिंगुलर वर्ब हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन इसके कारण एरर जो है वो ए वाले पार्ट में आ गया, समझ में आया दोस्तों। तो इस वहां से हम लोग कैंसिल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स नाउ कंप्राइजेस मोर देन 80 यूनिवर्सल और रीजनल कन्वेंशन से ज्यादा, है ना, इतना उनके अंदर क्या है, इंटरनेशनल लॉ ऑफ ह्यूमन राइट जो है उनके अंदर इतने सारे कन्वेंशंस है। आगे विच हैव, और विच किसके लिए लगा है दोस्तों, कन्वेंशंस के लिए, ठीक है। विच किसके लिए है, कन्वेंशंस के लिए, जो कि बराबर है। और देखो कन्वेंशंस क्या है, प्लूरल नाउन, और ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद ये जो भी वर्ब होगा ये अकॉर्डिंग टू इस प्लूरल नाउन के होगा, तो यहां पर हैव जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एंड रीजनल कन्वेंशंस विच हैव, जिनके पास की है बाइंडिंग फोर्सेस ऑन स्टेट पार्टीज, जिनके पास की एक स्टेट पार्टीज के ऊपर क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा ये बराबर है। तो एरर जो है दोस्तों वो हमारे पास केवल कंप्राइज का एरर है, याद रखना है। कंप्राइज जो है, फिर से मैं बता देता हूं कि अगर कंप्राइज्ड लिखा, ईडी लिखा, ठीक है, एक इजी लैंग्वेज में बताता हूं कि दो तरीके से, एक तो ये होगा सिंपल अगर बताते हैं तो ये होगा इज कंप्राइज्ड और उसके बाद ऑफ आ जाएगा, तो ये करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये हमारा कौन सा है दोस्तों, पैसिव वॉइस का। लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, ये सही है। दूसरा, अगर आपको एक्टिव वॉइस में लिखना है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, सीधा मेन वर्ब होगा, या तो फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर फिफ्थ वाला फॉर्म होने वाला है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, या तो कंप्राइज होगा, ठीक है, या फिर ईएस लग जाएगा, उसमें केवल एस लगेगा उसके अंदर, ठीक है। और उसके साथ फिर ऑफ प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाने वाले, क्योंकि ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। क्लियर हुआ। अब ये चूंकि हमारा सेंटेंस यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हम लोग यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ की, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से एक्टिव वॉइस में ही लगेगा ये। तो यहाँ पर इस जो है वो अनवांटेड है, इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक। सिंगल एरर ए वाले पॉइंट में हमारा रॉन्ग है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 28 वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, मैनी ऑफ माई कजिन ब्रदर्स बीट ओवर द बुशेस क्वाइट अ बिट स्पेशली व्हेन दे हैव टू गिव यू अ बैड न्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या इसका मीनिंग है, मैनी ऑफ माई कजिन ब्रदर्स। एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, ये जो कजिन ब्रदर्स है ये आपका रॉन्ग वर्ड है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से नहीं बोलते हैं कजिन ब्रदर। आपको अगर ये बोलना है, आप सीधा सीधा बोलो कजिन्स। क्या बोलेंगे दोस्तों, कजिन्स। मेनी ऑफ माई कजिन्स। कजिन्स का मतलब ही होता है कि कजिन ब्रदर्स, ठीक है। कजिन का मतलब ही यही होता है। तो हम लोग जो है कजिन ब्रदर्स जो है ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है आपका, और राइट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मेनी ऑफ माई कजिन्स। मेनी ऑफ माई कजिन बीट ओवर द बुशेस। अब आपका यहां पर एक फ्रेज है दोस्तों, बीट ओवर द बुशेस नहीं होता है, बीट अराउंड द बुश, ठीक है। ये आपका एक क्या है ये दोस्तों आपका एक फ्रेज है, एक कहावत है, आप बोल सकते हो इसको, बीट अराउंड द बुश। इसका सीधा सीधा मतलब होता है गोल घुमाना। क्या मतलब होता है, गोल घुमाना, गोल घुमाना, या फिर आप बोल सकते हो घुमा फिरा कर बात करना, ठीक है। इधर उधर की बात करना उसको बोलते हैं, ठीक है। इधर उधर
इधर उधर की बात करना, ये इस फ्रेज का मीनिंग होता है, ठीक है ना। इधर उधर की बात करना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि एक एरर हमारा यहाँ पर भी है कि ओवर के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगा, अराउंड, बीट अराउंड द बुशेस, ये हमारा सही हो जाएगा। मतलब एरर जो है ए वाले के अंदर हमारा एरर और बी के अंदर एरर। देखते हैं तो देखो, मैनी ऑफ माई कजिन्स बीट अराउंड द बुशेस क्वाइट अ बिट, काफी, क्वाइट अ बिट का मतलब होता है कई बार, है ना। इसका सीधा सा मतलब होता है कई बार। स्पेशली व्हेन मतलब खास करके कब, व्हेन दे हैव, अब दे के साथ हैव बिल्कुल बराबर है, व्हेन दे हैव टू गिव, टू के बाद गिव बराबर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दे हैव टू गिव यू अ बैड न्यूज, कब देते हैं या कब ऐसा गोल गोल घुमाते हैं या कुछ भी घुमा फिरा कर बात करते हैं, खास करके जब उनको कोई बैड न्यूज देना हो उस कंडीशन में। तो यहाँ पर बाकी करेक्ट है, एरर हमारा जो है ए और बी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने पढ़ते हैं हम लोग। एरर करेक्शन का क्वेश्चन, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस for global leaders on how to resuscitate the falter global economy। ठीक है ना, एक बार और इसको पढ़ते हैं। देखो, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, देखो रिसोर्सेज के आधार पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि IMF है, इन्होंने क्या किया, हैज सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए। किस चीज के वर्ड्स दिए, एडवाइस के। अब ये एडवाइस जो है दोस्तों, ऐसे सेम प्रोनाउंसिएशन के दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडवाइस, ठीक है, और दूसरा एक वर्ड होता है ADVICE, दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है दोस्तों। एडवाइस जब SE होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा क्या हो गया, वर्ब, वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म, फर्स्ट वाला फॉर्म। और इसका मीनिंग जो है वो क्या है, एडवाइस देना, इसका मतलब सजेस्ट करना, ठीक है, अपनी तरफ से जो है कुछ सजेस्ट करना, वो इसका मीनिंग आता है, ठीक है। और एडवाइस जो है ये एक्चुअल में दोस्तों क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है सजेशन। क्या मतलब होता है, सजेशन, ठीक है। राय एक्चुअली राय अपने आप में स्वयं, ये जो नाउन है, नाउन फॉर्म है, तो वो आपका एडवाइस लिखा जाएगा। और इसी को अगर आपने वर्ब फॉर्म में किया तो वो क्या लिखा जाएगा, एडवाइस, ठीक है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट अब यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि नाउन लगना है या फिर वर्ब लगना है। देखो क्या लिखा है, बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, जो भी संसाधन है उनके आधार पर ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग IMF कहते हैं, हैज सम वर्ड्स ऑफ डैश, तो हैज उनके पास है, कुछ शब्द हैं, किसके हैं, ऑफ डैश के हैं। अब यहाँ पर आप देखो ऑफ है दोस्तों, ऑफ के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता, ठीक है ना। ऑफ के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता, ऑफ के बाद क्या आना है, नाउन आना है, ठीक है। इसका मतलब ये स्पेलिंग हमारी यहाँ पर रॉन्ग हो गई, एडवाइस, इसकी स्पेलिंग अगर इसमें CE हो गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, ठीक है ना। तो एडवाइस, आगे बढ़ते हैं। फॉर ग्लोबल लीडर्स, क्या दिया इन्होंने, सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, मतलब कुछ सजेशन दिए, किसको, किसके लिए, फॉर ग्लोबल लीडर्स, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस दिया IMF ने, ठीक है। ऑन, क्या, किस टॉपिक पर, ऑन हाउ टू रिससिटेट, ठीक है, क्या मतलब है, हाउ टू रिससिटेट, इसके ऊपर है। उन्होंने क्या किया, एक एडवाइस दिया कि किस तरह से वो क्या करे, रिससिटेट करे। अब देखो, मान लो हमको इसका मीनिंग नहीं पता, ठीक है, रिससिटेट का मतलब नहीं पता, बट एक चीज समझ में आ रही है कि टू, और टू के बाद कोई एक्शन हो रहा है, मतलब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और उसके आगे SES कुछ नहीं लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, लीडर्स ऑन हाउ टू रिससिटेट द फॉल्टर ग्लोबल इकोनॉमी। रिससिटेट का मतलब होता है उसको रिपेयर हम कैसे करें, है ना, रिपेयर कैसे करें, या फिर उसको इम्प्रूव कैसे करें, या उसमें
सुधार कैसे लाएं। ठीक है, रिससिटेट का मतलब होता है उसमें क्या करना, सुधार लाना। ठीक है, ये इसका मीनिंग आ रहा है। तो हाउ टू रिससिटेट क्या, द फॉल्टर ग्लोबल इकोनॉमी। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो वर्ड है फॉल्टर जो है मतलब फॉल्ट से बना हुआ है, और फॉल्टर जो शब्द है वो है आपका वर्ब। क्या है ये, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है। बट यहाँ पर देखो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, हिंट बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, द। अब द के बाद जिस प्रकार से ऑफ के बाद कभी भी आपका वर्ब नहीं आता, उसी तरह से द के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता है ना, द के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता है। द के बाद क्या आना है दोस्तों, द के बाद जो है नाउन आने वाला है। अब नाउन आएगा और हमको इसी वर्ड का नाउन बनाना है, तो इस वर्ड का जो नाउन फॉर्म है आप फॉल्टनेशन वो सब नहीं बना पाओगे। उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ब को जब नाउन में कन्वर्ट करना है उसको जेरेंड बना दो, मतलब उसके अंदर जो है आईएनजी लगा दो, फॉल्टरिंग। ठीक है, फॉल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी की, रिससिनेट द फॉल्टरिंग का मतलब होता है गिरती हुई या फिर जो गलत दिशा में जाती हुई। ठीक है, अब ये फॉल्टरिंग एक्चुअली यहाँ पर आपका नाउन नहीं है ना, द के बाद नाउन भी हो सकता है। एक्चुअली देखो द उसके बाद नाउन आएगा, ठीक है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये क्या है दोस्तों, ये नाउन है। ठीक है, ये क्या है, नाउन है, तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव प्लस नाउन आ सकता है भाई, द उसके बाद एडजेक्टिव उसके बाद नाउन, तो यहां पर हम लोग इसको क्या बना देंगे, एडजेक्टिव बना देंगे। ठीक है, अगर यहाँ नाउन नहीं होता तो हम इसको नाउन बनाते, बट अगर नाउन ऑलरेडी है तो हम मतलब इसको एडजेक्टिव बना देंगे। तो फॉल्टरिंग जो है ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर पर्टिकुलरली काम कर रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, फॉल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी, एक तरह से नुकसान देती हुई, नीचे की साइड डाउन जाती हुई ग्लोबल इकोनॉमी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है ना, क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से। देखो, बेस्ड ऑन रिसोर्सेस की जो भी संसाधन है उनके आधार पर, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है, अब देखो दोस्तों ये क्या है, IMF ये सिंगल यूनिट है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आने वाला है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। आगे बढ़ते हैं। हैज सम वर्ड्स ऑफ, कुछ शब्द हैं ऑफ, किसके, ऑफ के बाद नाउन आएगा। एडवाइस किसके लिए, फॉर ग्लोबल लीडर्स, किस सब्जेक्ट पर, ऑन। हाउ टू रिससिटेट, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सही। क्या रिससिटेट करना, द के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन, द फॉल्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक, इस तरह से पूरा सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा एरर हमारा कहां पर है, कौन से पॉइंट में एरर है, एक तो एरर हमारा आ गया बी सेक्शन में, ठीक, बी वाला हमारा रॉन्ग, दूसरा डी वाला, बी और डी, दिस इज आवर राइट आंसर, बी और डी ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।